स्टार्टिंग से हम पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप हैं बैठे हैं और आप सोचें कि आपको कोई कहे कि आज से 1000 साल पहले क्या हुआ था, आज से 100 साल पहले क्या हुआ था। वैसे ही राशिदा जो है वो बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी एक निगाह जो है एक सुर्खी पर पड़ी जिसमें लिखा था 100 साल पहले। अब आप बिल्कुल अगर आप 100 साल पहले की कोई बात सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि किस प्रकार से घटना जो है वो घटित हुई, इसका पता कैसे लगाएं। ठीक है, अब जैसे लिखा हुआ कि कैसे पता लगाएं, तो ये जो है वो इस तरह से पता लग सकता है कि मान लीजिए कोई उस समय का व्यक्ति हो। ठीक है, उस समय का व्यक्ति अपनी बातों को लिखे, तो लिखना जो है वो 2000 साल पहले आया था, तो मान लीजिए उससे पहले की क्या सूचनाएं आपको कैसे मिलती हैं। तो ये एक सोचने योग्य बात है। अब ये देखिए अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। देखिए अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमको जानना आज के 100 साल पहले, तो हम क्या जानेंगे कि लोग क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, क्या काम करते थे, खेती करते थे, पढ़ाई करते थे, नौकरी करते थे, या फिर क्या करते थे वहाँ के कलाकार, संगीतकार, सब। फिर अपने वैज्ञानिक जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन कौन से नाटक देखा करते थे। अब उसके बाद में जो है हम आगे चलते हैं, यह है कि लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, यहाँ पे हम मानचित्र 2 में चलेंगे तो लाखों वर्ष पहले जो लोग हैं वो नर्मदा नदी के तट के आसपास रह रहे थे। कौन सी नदी के तट के आसपास? वो रह रहे थे नर्मदा नदी के तट के आसपास। प्रारंभिक लोग जो है वो रहते थे। वो एक कुशल संग्राहक थे, यानी जो है खाने पीने की चीज़ें जो है वो इकट्ठा करते थे अपने भोजन के लिए। फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का नदियों के आसपास के इलाकों से ही वो संग्रह करते थे। तो सबसे पहले लोग कहाँ रहते थे, प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम लोगों ने कहाँ रहना शुरू किया। तो सर्वप्रथम जो है लोगों ने नर्मदा नदी के तटों पर रहना शुरू किया। ठीक है, आपको ऑप्शन 2-3 दे सकता है, गंगा, यमुना, जमुना, सब कुछ दे सकता है, लेकिन इसका जो जवाब होगा वो सबसे पहले लोगों ने नर्मदा नदी के किनारे पर रहना शुरू किया। ठीक है, अब आपको दे रखा है कि उत्तर की जो सुलेमान पहाड़ियाँ हैं, जो ये देखिए ये सुलेमान रेंज जो है, इसका पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ, याद रख लीजिएगा, सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को जो है उपजाना आरंभ किया। ठीक है, सबसे पहले जो है लगभग 8000 साल पहले। जगह का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। जगह का नाम है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से सबसे पहले कृषि के उल्लेख मिलते हैं और उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे। सबसे पहले गाँव का जिक्र जो है वो भी यहीं पे आता है। ठीक है, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाइए। अब गारो का पता आप कहाँ लगाएंगे, ये गारो की पहाड़ियाँ रही, और विंध्य की पहाड़ियाँ जो है वो इस इलाके में विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। ये कुछ अन्य क्षेत्र थे जहाँ पर कृषि का विकास हुआ था। तो यहाँ पे भी क्या हुआ था, कृषि का विकास जो है ये गारो की पहाड़ियाँ और विंध्याचल जो है वहाँ पे, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। सबसे पहले चावल जो है वो इन्हीं इलाकों में उपजाया गया, यानी जो ये उत्तर वाले इलाके हैं इधर सबसे पहले चावल जो है वो उपजाया गया, यानी गंगा नदी, सोन नदी के तट के पास में सबसे पहले चावल की खेती की गई। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मानचित्र है, इसमें अलग अलग नदियाँ जो है वो दी हुई हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। अगर आपको सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ ढूंढनी है तो ये रही आपकी सिंधु नदी, उसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज नदी जो है वो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो सिंधु की सहायक नदियाँ आप लिख लीजिए। प्रश्न पूछा जा सकता है झेलम, चेनाब, सतलज, रावी और व्यास नदी जो हैं वो सिंधु की सहायक नदियां हैं। ये 5 नदियों का जो समूह है ये
पंजाब में जो है, पंजाब वाले इलाके में 5 नदियाँ आती हैं। ठीक है, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक नदी में मिल जाती हैं और उसे एक बड़ी नदी में परिवर्तित कर देते हैं। यानी जो ये 5 नदियाँ हैं वो सिंधु नदी में मिल जाती थी और अब लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे पर कुछ आरंभिक नगर जो हैं वो प्रारंभ हुए। यानी इन्हीं 5 नदियों के किनारे पर जो शुरुआती जो शहर थे वो स्थापित हुए। ठीक है, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अब देखिए गंगा की जो सहायक नदियां हैं, ये देखिए आप इस इलाके में, एक सेकेंड आपको मैं बता देता हूँ। ये जो गंगा की सहायक नदियां हैं, ये सोन नदी हो गई, यमुना हो गई, ये हो गई, तो यहाँ पे कब प्रारंभ हुआ? लगभग 2500 BC यानी 2500 ईसा पूर्व जो है यहाँ पे नगरीय जो नगर बसने की परंपरा है वो प्रारंभ हुई। और यहाँ पे जो प्रारंभ हुई वो इससे काफ़ी पहले प्रारंभ हो चुकी थी। यहाँ पे कब प्रारंभ हुई? सिंधु घाटी में लगभग 4700 ईसा पूर्व जो है वो नगरीय व्यवस्था प्रारंभ हुई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आपको गंगा और उसकी जो सहायक नदी सोन है, ये प्रश्न जो है वो रीट में पूछा जा चुका है कि गंगा और उसकी सहायक नदी सोन के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है, तो ये भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। तो गंगा के आसपास का जो इलाका था वो जो मगध महाजनपद था वो कहा जाता था। प्राचीन काल में से क्या कहा जाता था? ये था मगध महाजनपद। और इसके शासक अत्यंत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। ठीक है, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। यानी पुराने समय में भी लोग, जैसे मान लीजिए एक महाद्वीप का एक हिस्सा हो गया, जैसे मान लीजिए अफगानिस्तान से चलकर वो भारत तक आते थे, तो हमेशा से ही उन्होंने यात्राएं की। फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, अतः लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान पे दूसरे स्थान से जाया करते थे। अब मान लीजिए लोगों का बसना कैसे हुआ? मान लीजिए आप राजस्थान में रह रहे हैं, तो यहाँ पे सूखा आ गया, तो आप चले गए यूपी में मान लीजिए बाढ़ आ गई, आप चले गए बिहार में मान लीजिए एक और प्राकृतिक आपदा आ गई, आप चले गए आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसी प्रकार से लोगों का जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू हुआ। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले तो कभी जहाज़ों से अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। यानी जो व्यापारी थे वो भी अपनी चीज़ों को बेचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर समय समय पर जाते रहते थे। ये तो आपने पढ़ लिया। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। ये आपको पढ़ना ज़्यादा आवश्यक है नहीं। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखें। मानचित्र 1 जो है वो हम निकालेंगे। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके। यानी ये देखिए, अब पहाड़ देखिए, उत्तर में तो भारत की क्या है, ये जहाँ पे आप हिमालय की बात करते हैं, हिमालय की ये यहाँ पे इधर हिमालय हो गया, इधर और हिल्स हो गए, तो यहाँ पे आना जो है वो काफ़ी मुश्किल था। लेकिन जो लोग आना चाहते थे वो, जैसे मान लीजिए ये समुद्री तट हो गए, तो इधर से भी समुद्र के तट से जो भी भारत में व्यापार करना चाहते थे वो समुद्री तटों के थ्रू भारत में व्यापार उस समय कर लेते थे। अब आप एक बार फिर सोचिए कि हमारे देश का जो नाम है वो किस प्रकार से पड़ा, आप याद रखिएगा। अब हम अपने देश के लिए प्राय हम इंडिया शब्द का उपयोग करते हैं, इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। अब इंडिया शब्द जो है, जैसे ये अपना इंडिया शब्द है, ये एक नदी थी जिसका नाम था इंडस। ठीक है, इंडस नदी के नाम पर ग्रीक में जो है वो इसको हमको इंडिया कहा जाता है। ग्रीक और अरेबिक में हमको क्या कहा जाता है? इंडिया। ठीक है, इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। संस्कृत में इंडस को क्या कहा जाता है? सिंधु। आपने सप्त सिंधु का नाम सुना होगा। सप्त सिंधु जो है वो 7 नदियों का एक समूह है। ठीक है, और लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो है वो उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज अथवा इंदोस, यानी जो सिंधु नदी थी
उसको ईरानी भाषा में हिंदू कहा जाता था, हिंद कहा जाता था। हिंद और हिंदू, उसी से जो है सिंधु को वो हिंदू कहते थे, और उसी से हमारे देश का नाम जो है हिंदुस्तान या हिंद जो है वो पड़ा। अब भारत नाम का प्रयोग जो है वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक विशेष समूह के लिए, यानी जो है एक भारत नाम का एक कबीला जो है, ट्राइब जो है, एक प्रजाति जो है वो रहती थी, एक कबीला रहता था, उसी के नाम पर जो है अपना नाम भारत पड़ा था। और इस समूह का उल्लेख जो है, भारत का उल्लेख जो है, यानी जो भारत कबीला है, कौन सा, भारत जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उसका उल्लेख किसमें मिलता है? उसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में भी उसका उल्लेख मिलता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो भारत का उल्लेख जो है 3500 वर्ष पूर्व के ऋग्वेद में भी मिल सकता है। अब आपसे कोई पूछे कि पांडुलिपि किसे कहा जाता है, तो पांडुलिपि जो है वो एक ताड़ का वृक्ष होता है, उसके पत्रों पर जो है कुछ इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए आप आज अपनी भाषा है हिंदी, तो उस प्रकार से हम हिंदी लिख दें, लेकिन उस समय की भाषा के अनुसार जो है ताड़ के पत्तों के ऊपर उस समय जो लेखन है वो किया जाता था, तो उसे पांडुलिपि कहते थे। अंग्रेजी में इसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, जिसका जो है पांडुलिपि कहा जाता है। ये पुस्तकें हाथ से लिखे होने के कारण पांडुलिपि, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो शब्द प्रयुक्त होता है, जिसका निर्माण जो है लैटिन शब्द मेन्यू यानी हाथ से निकला है। और आपसे कोई पूछ ले कि पांडुलिपियाँ किससे बनती हैं, तो पांडुलिपियाँ जो है बनती हैं एक भुर्ज नामक पेड़ की छाल से। एक भुर्ज नामक पेड़ जो है वो हिमालय में पाया जाता है। कहाँ पे? भुर्ज नामक पेड़ जो है वो हिमालय में पाया जाता है, और उसी से जो है वो पांडुलिपियाँ बनती हैं। अब अगर हम आगे चलें तो इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। अब देखिए, पेड़ पौधों की छाल से ही तो बनी हुई हैं, तो आज लगभग 2500 से 3000 वर्ष बाद कहाँ ये चीज़ें बाकी रहनी है। 2500 लगभग इनमें से जो चीज़ें हैं वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी पांडुलिपियाँ हैं जो अलग अलग जगहों पे उपलब्ध हैं। जैसे मान लीजिए पुराने मंदिरों में जो है वो संरक्षित रखी गई हैं, बौद्ध विहारों में संरक्षित रखी गई है। तो पांडुलिपियाँ आजकल भी मिलती हैं, लेकिन वो जो काफ़ी प्राचीन है वो लगभग समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, पांडुलिपियों से हमें जो है वो धार्मिक मान्यताओं, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि के बारे में जानकारी मिलती है। और इनमें जो है कई महाकाव्य घटनाएं भी लिखी हुई हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग जो है वो आम लोग करते थे। यानी प्राचीन भारत में जो है वो बोलचाल की भाषा तो थी प्राकृत। ठीक है, कौन सी भाषा थी? प्राकृत। और संस्कृत सबसे पहले जो पहली शताब्दी के अंदर आमतौर पर उपयोग में ली जाने लगी। हम अभिलेखों का अध्ययन भी कर सकते हैं। अभिलेख जो है वो इंस्क्रिप्शंस होते हैं। अभिलेख क्या है? अभिलेख मान लीजिए कि आप हैं, और ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उपकृत किए गए मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिलेख। अब मान लीजिए ये पत्थर है, इस पर मैं कुछ भी लिख दूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा रीट 2022 मेंस। अगर ये पेपर पे मैं लिखूंगा तो पेपर तो ख़त्म हो सकता है, लेकिन जब तक जो है इसको कोई छेड़ेगा नहीं, इसको कोई नष्ट नहीं करेगा, तब तक ये पत्थर पे लिखा हुआ जो है वो ज़्यादा समय तक चलता रहता है। और ये जो है ये कांधार का इंस्क्रिप्शन है। ये लगभग 2250 वर्ष पूर्व अभिलेख वर्तमान में अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। और यह कांधार का जो अभिलेख है, याद रखिएगा, कांधार अभिलेख जो है उसका संबंध सम्राट अशोक से है। याद रखिएगा, कांधार अभिलेख का संबंध किससे है? सम्राट अशोक से है। ठीक है, इसके बारे में हम 8वीं क्लास में जो है पढ़ेंगे। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा 2 भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखा गया है। कौन सा? ये आपको याद रखने योग्य बात है कि 2 भिन्न भाषाओं में लिखा गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक का कौन सा अभिलेख जो है वो 2 भिन्न भाषाओं में लिखा गया है, तो ये याद रखने योग्य बात है कि अशोक का जो कांधार इंस्क्रिप्शन है, कौन सा? अशोक का कांधार अभिलेख जो है वो 2 भाषाओं में लिखा गया है। और ये भाषा कौन कौन सी हैं? वो भाषा है यूनानी
और अरामैक भाषा जो है उनमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, और अभिलेखों में जो है वो प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा करते थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। ठीक है, अब अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करने वाला, आपसे पूछा जा सकता है कि अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करने वाला जो है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पुरातत्वविद। ठीक है, पुरातत्वविद उसे कहा जाता है। आपको याद रखने योग्य बातें ये हैं कि 2250 वर्ष पूर्व कांधार अभिलेख जो अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ था उसका संबंध अशोक से था। किससे था? अशोक से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पढ़ ये देखिए, ये लगभग 2500 वर्ष पूर्व की कला का एक बेहतरीन नमूना। इस तरह के पात्रों का प्रयोग जब 4700 वर्ष पूर्व होता था और ये जो है चांदी के सिक्के जो हैं पहले टाइम में यूज़ किए जाते थे। ठीक है, अब सिक्कों पे जो है वो कुछ खुदाई भी कर दी जाती थी। जैसे मान लीजिए कि मैंने अपने नाम पे सिक्के चलाए तो मैं सिक्कों पे अपना नाम लिखूंगा, उसके बाद में राजा बदला तो वो उन्हीं सिक्कों को दोबारा ठोक पीट कर अपना नाम लिख देगा। तो इसमें अधिकतर क्या होता था कि अधिकतर जो है पक्की मिट्टी से बने हुए होते थे प्राचीन समय में। उसके बाद में जैसे धातु बनी तो धातुओं से भी वो सिक्के बन जाते थे। पुरातत्वविद जो है वो जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियों भी ढूंढते हैं क्योंकि उनसे जो है लोगों के खान पान के बारे में पता चलता है कि किस प्रकार से जो है वो लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, और उनकी मतलब हर चीज़ के बारे में जानने के लिए जो है, जैसे अनाज कौन सा था, लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे तो उनमें कुछ जो है वो कार्बन की मात्रा बच जाती थी तो उनसे भी पता लग सकता था। अब ये बहुधा कपड़ों के अवशेष भी मिलते हैं। ठीक है, पांडुलिपियों, अभिलेखों एवं पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब इतिहासकार जो हमारे अतीत के बारे में अध्ययन करते हैं उन्हें इतिहासकार कहते हैं। ये हो गया। अब आप एक चीज़ सोचेंगे, अतीत एक या अनेक। ठीक है, अब जैसे हम पीछे जाते हैं अपने समय से, मान लीजिए अगर हमसे कहे कि कोई 100 साल पहले की बात करो तो आप 100 साल पहले को किस नज़रिए से देखोगे? अगर आप इंग्लैंड से हैं तो आप उसको अलग नज़रिए से देखोगे, अगर आप भारत से हैं तो आप उसको अलग नज़रिए से देखोगे, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग रहना सहना, खान पान, अलग अलग जो जीवन शैली है वो अपनाई जाती है। जैसे ये मान लीजिए ध्यान दिलाने के लिए किया गया कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के लिए अलग अलग मायने होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं व रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। मतलब ये है कि हर व्यक्ति का जीवन जो है अलग अलग था। किसान का जीवन अलग है, राजा का जीवन अलग है, जो पुलिस में है उसका जीवन अलग है, एक शिक्षक का जीवन अलग है। तो वही प्राचीन समय में था। जैसे मान लीजिए राजस्थान के रिवाज अलग है, मध्य प्रदेश के रिवाज अलग है, हिंदुओं के रिवाज अलग है, मुस्लिम समुदाय के रिवाज अलग है। तो भिन्नताएं जो है, सामाजिक भिन्नताएं समय समय पर और हर समय पर ही देखी जाती हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, इसी कारण लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। हम जो है एक इतिहास के साथ समस्या क्या है कि इतिहास अपने राजाओं के बारे में तो बहुत कुछ बोल जाता है, लेकिन जो आम व्यक्ति हैं, सामान्य जीवन के बारे में जो चीज़ें हैं वो इतिहास के अंदर लगभग गायब सी ही हैं। हमें लोगों के सामान्य जीवन के बारे में जानकारी जो बहुत कम मिलती है और बहुत ही कम लेखकों ने उन्हें लिखा है, क्योंकि पढ़ना लिखना जो है वो सिर्फ राजाओं तक ही उस समय पर सीमित था। ये बात हमने कर ली। अब आते हैं तिथियों का मतलब कि तिथियों को हम कैसे समझें। कोई आपसे कह दे, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इस तरह का कोई और वर्ष बताओगे। ठीक है, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ठीक है, अतः 2000 ईसा पूर्व कहने का मतलब हमारा हुआ कि वर्तमान समय से 4022 साल पहले। ठीक है, 4022 साल पहले।